हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विकास जलानी आप सभी लोगों का वीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कंपनी अकाउंट्स पेपर नंबर 12 के बिट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स आर ऑफ। अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार के, दो प्रकार के, तीन प्रकार के या चार प्रकार के? तो मेनली दो प्रकार के होते हैं, तो आंसर होगा इसमें बी। बी इज द राइट आंसर। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ज्वाइंट अंडरराइटिंग और एक होता है फर्म अंडरराइटिंग। दो प्रकार के होते हैं मेनली, तो इसका आंसर होगा टू टाइप्स। क्लियर है बच्चों? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेगमेंट रिपोर्टिंग इज कवर्ड अंडर। सेगमेंट रिपोर्टिंग कौन सा एएस है? इसके लिए सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए कौन सा एएस है? तो इसका आंसर है AS17। इसमें तो बताने वाली बात नहीं है कोई। AS17 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर द अमाउंट लिंक इन डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व which is no longer necessary to be retained should be transferred to। बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए, रिडम्पशन ऑफ रिजर्व, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में हमने पढ़ा था, जब डीआरआर अकाउंट हम बनाते हैं तो उसका बैलेंस अगर लास्ट में बन जाता है तो दैट इज ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। इसका आंसर होगा जनरल रिजर्व। बैलेंस को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बैलेंस को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। रेट ऑफ प्रोविजन बाय ए बैंक for advances doubtful for more than 1 year but less than 3 years is। प्रोविजन, बैंक कितना प्रोविजन बनाता है उन एडवांसेस के लिए जो डाउटफुल कैटेगरी में आ गए हैं 1 साल से ज्यादा के लिए लेकिन 3 साल से कम के लिए। अब यहाँ पर हमने ये नहीं बोला है कि सिक्योर्ड पोर्शन या अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड पोर्शन होता है तो 100% प्रोविजन बनता है, लेकिन सिक्योर्ड पोर्शन पे 40% प्रोविजन बनाया जाता है। तो आंसर होगा 40। अगर हम इसको सिक्योर्ड पोर्शन मान के चलते हैं, बोला नहीं है तो सिक्योर्ड पोर्शन ही मान के चलेंगे और उसमें 40% प्रोविजन बनाएंगे। अगर ये बोल देता अनसिक्योर्ड पोर्शन है तब तो अनडाउटेडली 100% प्रोविजन बन रहा। पांचवा क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट ऑफ इन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी शुड बी शोन एज। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में हमने पढ़ा था जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, कस्टमर से ली जाती है, उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है। और ये इंटरेस्ट जो है, ये इंटरेस्ट कौन से अकाउंट में आएगा? ये इंटरेस्ट आएगा नॉन करंट लायबिलिटी अकाउंट में। नॉन करंट लायबिलिटी अकाउंट में आएगा ये। Which of the following item is not a part of cash flow from operating activities? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट पूछ रहा है आपसे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट आपसे पूछा है। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, क्या ये ऑपरेटिंग में आएगा? पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्या ये ऑपरेटिंग? नॉट ए पार्ट। अच्छा, नॉट ए पार्ट पूछा। नोट, कस्टमर से कलेक्शन है ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। आउटस्टैंडिंग वेजेस का पेमेंट ये भी ऑपरेटिंग में आएगा। मशीनरी सप्लाई का पेमेंट ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा। रॉ मटेरियल का पेमेंट ये ऑपरेटिंग में आएगा। तो मशीन सप्लाई का जो पेमेंट है ये इन्वेस्टमेंट में आता है, ये ऑपरेटिंग में नहीं आता। तो आंसर है सी, क्योंकि नो पूछा है आपसे। Which of the following is seventh question? Which of the following is an intangible asset? कौन सी इंटेंजिबल एसेट है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, अकाउंट रिसीवेबल, सीक्रेट प्रॉफिट। तो ट्रेडमार्क जो है वो इंटेंजिबल एसेट में आता है, ट्रेडमार्क। आईएएसबी, सिंपल सा क्वेश्चन। आईएएसबी की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। बेटा दो होते हैं, एएसबी और आईएएसबी। एएसबी सिंपल एएसबी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, तो वो है इंडिया के लिए। और आईएएसबी तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। ठीक है ना? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में इंडियन लगाने की जरूरत नहीं, खाली एएसबी होगा तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ही होगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इन्वेंट्री इज, इन्वेंट्री इज कहां पे इंक्लूड होगा? फिक्स असेट में, इन्वेस्टमेंट में, करंट असेट में या इंटेंजिबल असेट में? ऑफ कोर्स करंट असेट का पार्ट होता है इन्वेंट्री। बहुत इजी क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन, which of the following is are sources of bonus issue of shares?
कौन सा जो है बोनस, कौन सा सोर्स है जिसका यूज कर सकते हो आप बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए, यानी बोनस शेयर आप इशू कर सकते हो, वो आपको बताना है। फ्री रिजर्व से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। When shareholder fails to pay call, the company is empowered by articles में, जब कोई शेयर होल्डर पेमेंट करने से मना कर देता है, शेयर का पैसा नहीं देता है, पार्ट पेमेंट करता है, पार्ट पेमेंट नहीं करता है, तो कंपनी के पास अधिकार है कि वो कंपनी उन शेयर को फॉरफिट कर सकती है, फॉरफिट कर सकती है, शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है, शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है कंपनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is are the advantage of buyback? Buyback के advantage क्या है? Number 1, free reserves which are utilized for buyback instead of dividend enhance the value of company share and improve earning per share. बिल्कुल सही है। Surplus cash may be utilized by the company for buyback and avoid the payment of dividend tax. ये भी सही है, लग रहा है सही है एकदम ये भी, क्योंकि सरप्लस कैश का इशू आप कर सकते हो, और सरप्लस कैश आप अगर इक्विटी शेयर को बायबैक करते हो तो फिर आपको डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, डिविडेंड टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। बायबैक मे बी यूज्ड एज अ वेपन टू फ्रस्ट्रेट एनी होस्टाइल टेकओवर ऑफ द कंपनी बाय अनडिजायरेबल पर्सन। बिल्कुल सही है। होता क्या है, जब नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होते हैं तो कोई भी कंपनी शेयर्स खरीद के कंपनी को होस्टाइल तरीके से टेक ओवर कर सकती है, तो उससे सेविंग हो जाती है, कंपनी उससे बच सकती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर अननोन लायबिलिटी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अननोन लायबिलिटी के लिए प्रोविजन बनाया जाता है। If a company has contingent liability, it appears in the contingent liability हमेशा बैलेंस शीट के फुटनोट में आता है। C is the right answer. Which of the following is not a financial statement? P&L फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज कवर्ड अंडर सेक्शन, बेटा ये तो याद करने वाली बात है, सेक्शन 123 में डिविडेंड डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया, 123 में। Next is sundry creditors for goods or service and acceptance should be disclosed as part of trade payables. Of course, creditors कहां पे आते हैं? Trade payables में आते हैं, trade payables में आते हैं। Next question पे आते हैं, question number 18. Cash receipt from disposal of fixed asset is an फिक्स एसेट को बेचने से अगर आपको कोई पैसा मिलता है तो वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट या फाइनेंसिंग? ऑफ कोर्स फिक्स एसेट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आता है। तो अगर एसेट बेचोगे तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का इनफ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड होल्ड 51% शेयर ऑफ वाई लिमिटेड, वाई होल्ड 51% शेयर ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड, जेड होल्ड 49% ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड। एज पर एस 18 रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टीज कौन सी होती है? होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी को रिलेटेड पार्टीज कहा गया है। अब देखिए, एक्स ने वाई को होल्ड कर रखा है, वाई ने जेड को होल्ड कर रखा है, तो ये दोनों भी रिलेटिव है, ये दोनों भी रिलेटिव है, और ये दोनों भी आपस में रिलेटिव है, तीनों आपस में रिलेटिव मानी जाएंगे। लेकिन डब्ल्यू ने जेड को होल्ड कर रखा है 49% शेयर, तो ये रिलेटिव वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। तो एक्स वाई और डब्ल्यू, ये जेड नहीं है, ये डब्ल्यू है। एक्स वाई और डब्ल्यू, ये तीनों, एक्स ने वाई के शेयर खरीद रखे हैं और वाई ने डब्ल्यू के शेयर खरीद रखे हैं। एक्स और वाई रिलेटिव है, वाई और डब्ल्यू रिलेटिव है, एक्स और डब्ल्यू भी रिलेटिव हो गए। जेड ने डब्ल्यू के शेयर खरीद रखे हैं, लेकिन वो 49% ही है, इसके वो रिलेटिव नहीं आएगा। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, फेयर वैल्यू ऑफ plan asset of A Limited at beginning and end of the year 15-16 were rupees 4 lakh and 5 lakh 70,000 respectively. The employer's contribution to the plan during the year was rupees 1 lakh 40,000. If benefit payment to retiree were rupees 1 lakh, what would be the actual return on plant asset as per
AS15 अपन ने पढ़ा हुआ है एम्प्लॉइज बेनिफिट का। उसमें अगर हम कोई प्लान बनाते हैं, बेनिफिट प्लान, तो आपको उसका रिटर्न पूछा हुआ है कि रिटर्न क्या होगा, ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए ध्यान से। ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 4 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 570। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इसमें कितना है, एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1,40,000, ठीक है। और ड्यूरिंग दियर पेमेंट कितना हुआ है, देखिए पेमेंट कितना हुआ है, 1 लाख। तो इस हिसाब से तो क्लोजिंग बैलेंस क्या होना चाहिए था, इस हिसाब से तो 4,40,000 क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए था। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस आपको 570 दिया हुआ है। तो डिफरेंस 570, डिफरेंस, डिफरेंस क्या है ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब ये जो प्लान है इस पे प्रॉफिट हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ है इस पे देखिए, ड्यूरिंग द ईयर इस पे प्रॉफिट हुआ है, डिफरेंस दैट इज 1,30,000, 1,30,000। तो आंसर होगा इसका बी, 1,30,000। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। जनरल लेजर ऑफ ए बैंकिंग कंपनी डज नॉट कंटेन, जनरल लेजर में कॉन्ट्रा अकाउंट आते हैं, जितने भी अकाउंट आते हैं वो सारे जनरल लेजर में आते हैं, काउंटर अकाउंट भी आते हैं, पर्सनल लेजर्स के असेट अकाउंट आते हैं, कॉन्ट्रा अकाउंट आते हैं, लेकिन बैलेंस शीट इज नॉट द पार्ट ऑफ लेजर, बैलेंस शीट इज नॉट द पार्ट ऑफ लेजर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग 3 एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, इसने 3 एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन भी बोल दिया और तीनों ऑप्शन भी दे दिए। तो वैसे मैं आपको बता देता हूं, जो नया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 आया था उसने पुराने 3 एक्ट को रिप्लेस किया था, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 को, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 को, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन एक्ट 1998 को, तीनों को उसने रिप्लेस किया था। तो आंसर होगा डी। 23 लॉसेज ऑफ थेफ्ट आर कवर्ड बाय विच इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो लॉसेस देखिए, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज मेन 3 प्रकार की पॉलिसीज आती है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज, नॉन लाइफ में, नॉन लाइफ पॉलिसीज के जो टाइप्स मैं बता रहा हूँ, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, मैरिन इंश्योरेंस पॉलिसी और जनरल या अदर इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें बाकी सारे इसमें कवर होते हैं। तो उसमें एक वर्गलरी पॉलिसी होता है जो लॉसेस को कवर करता है। तो आंसर इज ए। 24 कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज ए कैश फ्लो फ्रॉम, असेट के डिस्पोजल से कैश, ऊपर एक क्वेश्चन आ गया था सेम, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आता है, असेट बेची आपने उससे पैसा आ रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में कवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या नहीं आएगा, कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विस आएगा, चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है, आंसर ये आ गया, डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है, वो इसमें नहीं आएगा, बी इज द राइट आंसर। 26 कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड विल कम इन, मटेरियल कंज्यूम्ड कहां पर आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ऑफ कोर्स पीएनएल में आएगा, पीएनएल में आएगा। 10% डिवेंचर विल कम अंडर, 10% डिवेंचर बैलेंस शीट में कहां पर आएंगे, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेचुटरी बुक्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी की स्टेचुटरी बुक्स में मेंबर्स का रजिस्टर आता है, चार्जेस का रजिस्टर आता है, डिवेंचर होल्डर का रजिस्टर आता है, तो ऑल ऑफ द वो इसका आंसर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर प्रीमियम अकाउंट में बी अप्लाइड, शेयर प्रीमियम अकाउंट का यूज कहां हो सकता है, शेयर प्रीमियम अकाउंट का यूज, शेयर प्रीमियम यानी सिक्योरिटी प्रीमियम, इसका यूज हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए कर सकते हैं, बोनस शेयर इश्यू करने के लिए कर सकते हैं, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ शेयर्स और डिवेंचर को राइट ऑफ करने के लिए कर सकते हैं, जो भी बायबैक के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा देखिए, बोनस शेयर इशू करने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है, जो डिवेंचर शेयर इशू किए हैं उन पे जो डिस्काउंट वगैरह दिया है उसके लिए, बिल्कुल ऑल ऑफ द वो इसका आंसर होगा।
30. Which of the following is not a source of bonus issue of shares? बोनस इश्यू कहां से नहीं हो सकता? फ्री रिजर्व में से हो सकता है। बोनस शेयर कहां से इश्यू नहीं हो सकता? नोट पूछा है आपसे ना, नोट। बोनस शेयर कहां से इश्यू नहीं हो सकता, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नोट में या सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है या उल्टा क्वेश्चन पूछा है, नोट में पूछा है, तो आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए। फ्री रिजर्व में से हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम में से हो सकता है, सीआरआर में से हो सकता है, लेकिन असेट रिवैल्यूएशन रिजर्व में से नहीं हो सकता बेटा। ये इसका आंसर होगा। द टर्म करंट असेट डज नॉट कवर। करंट असेट में डेटर्स आते हैं, स्टॉक आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आता है, लेकिन कार नहीं आता है। कार नहीं आएगा, ठीक है। कार इज अ फिक्स्ड असेट। 32. Premium on redemption of redeemable preference share can be paid out of. Premium on redemption of redeemable preference share can be paid out of. आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हो और उस पर अगर प्रीमियम देते हो तो उसको आप कहां से चार्ज कर सकते हो? क्या सीआरआर में से कर सकते हो, क्या एग्जिस्टिंग शेयर प्रीमियम में से कर सकते हो, क्या प्रोसीड ऑफ फेस इश्यू में से कर सकते हो, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसको हम प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से चार्ज कर सकते हैं। बी इज द राइट आंसर। When shares are allotted, they will be credited to which account? शेयर जब अलॉट करते हैं तो हम किसको क्रेडिट करेंगे, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? देखिए, शेयर अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है? अलॉटमेंट ड्यू करते हैं तो क्या एंट्री होती है? अलॉटमेंट टू कैपिटल। और जब अलॉटमेंट मिलता है तो बैंक टू अलॉटमेंट, ये एंट्री हम करते हैं। अब यहाँ पूछा है शेयर को अलॉट करते हैं तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? ऑफ कोर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। While preparing cash flow statement of XY Limited, a finance company, interest received on loan should be shown as interest received by loan पे। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, और किस चीज की बात हो रही है? देखिए, कौन सी कंपनी? फाइनेंस कंपनी। बेटा फाइनेंस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, फाइनेंस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, तो फाइनेंस कंपनी का जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट उनका मेन इनकम होता है, ऑपरेटिंग इनकम होता है। वो किस में आएगा? ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। Now, question number 35. As per Schedule 3, current maturities of long-term borrowing should be shown as current maturities of long-term borrowing है, लेकिन आपको current maturities देनी है, अभी थोड़े टाइम में पेमेंट करना है, तो उसको क्या माना जाएगा? उसको करंट लायबिलिटी माना जाएगा या नॉन करंट लायबिलिटी? पहली बात तो लायबिलिटी है, करंट असेट तो है नहीं है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म बोरेंज की मैच्योरिटीज लायबिलिटी होगी। अब करंट है कि नॉन करंट? तो चूंकि शॉर्ट टर्म के लिए करंट मैच्योरिटीज है तो किस में आएगा? करंट लायबिलिटीज में आएगा। Which of the following is not a criteria for selecting a reportable segment under AS17? AS17 की बात करते हैं तो रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या होते हैं? ऐसे सेगमेंट जिनका असेट टोटल असेट के 10% के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, जिसका रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू के 10% या उससे ज्यादा हो, जिसका प्रॉफिट लॉस टोटल प्रॉफिट लॉस के 10% या उससे ज्यादा हो। लायबिलिटीज को नहीं देखते हैं, तो इसका आंसर होगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? नोट ए क्राइटेरिया, तो लायबिलिटीज को नहीं देखते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा सी। 37. Which of the following is not a mandatory financial statement of a general insurance company as per IRDA regulation? IRDA के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेवेन्यू अकाउंट बनता है, पीएनएल बनता है, बैलेंस शीट बनती है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में नहीं बोला गया IRDA में। तो ये इसका सही आंसर है, क्योंकि आपसे नोट पूछा है, नोट कौन सा अकाउंट मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बैंकिंग कंपनी नीड्स टू ट्रांसफर ए मिनिमम ऑफ व्हाट परसेंटेज इट्स प्रॉफिट टू रिजर्व फंड? एक बैंकिंग कंपनी को अपना प्रॉफिट में से कितना पार्ट जो है रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है? तो इसका बेटा ये तो याद करने की चीज है, 25% ट्रांसफर करना पड़ता है, 25%। In case of electricity company, depreciation on asset is calculated based on rate notified by इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। हम जब उसकी अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखेंगे कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो एज पर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के जो रेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है। इसका आंसर होगा सी आंसर होगा इसका।
Number 40, the Electricity Act 2003 replaced which of the following three existing legislation? ये तो ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका था ऑलरेडी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो नया एक्ट है, इसने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998, तीनों को रिप्लेस कर दिया। तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is a principle of insurance? देखिए, जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी जो है वो चलती है, उनको ध्यान में रखते हुए चलती है, नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी को तो बहुत लॉस हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी की जितना लॉस होगा उतना ही पे करेंगे। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ वेरिमे फिडे, ये तीनों प्रिंसिपल को यूज करते हुए कंपनी चलती है। तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अंडरराइटिंग कमीशन पेबल ऑन द शेयर्स टेकन बाय द प्रमोटर्स। बच्चों, अंडरराइटिंग कमीशन की जरूरत कब पड़ती है? जब हमें शेयर पब्लिक में इश्यू करने हो, ताकि हमारे शेयर सारे शेयर पब्लिक सब्सक्राइब कर ले, उसको उसके लिए अंडरराइटर्स की जरूरत पड़ती है और उसके लिए अंडरराइटिंग कमीशन देना पड़ता है। प्रमोटर्स तो जो कंपनी के ओनर होते हैं एक तरह से, जिन्होंने कंपनी चालू की है, उनको शेयर देने के लिए अंडरराइटर्स की जरूरत नहीं है, इसके अंडरराइटिंग कमीशन नहीं देना पड़ता। डी इज द राइट आंसर। 43. Which of the following reserves cannot be used for the purpose of issuing bonus shares? कौन सा रिजर्व है जिसको आप बोनस शेयर के लिए इश्यू नहीं कर सकते हो? Which reserve cannot be? देखिए, पहली बात तो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है, कैन नॉट बी पूछा है, कैन नॉट बी यूज फॉर पर्पस ऑफ इश्यूइंग बोनस शेयर्स। ठीक है, जनरल रिजर्व का यूज हो सकता है, सीआरआर का यूज हो सकता है, हम पढ़ चुके हैं ऊपर। डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व का भी यूज हो सकता है क्योंकि वो डिविडेंड के लिए बनता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व का यूज नहीं हो सकता। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। 44. इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस बोनस मे बी ऑफ। बोनस तीन प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। बोनस जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कैश बोनस, एक होता है रिविजनरी बोनस, एक होता है बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, ये तीन प्रकार के बोनस जो हैं, ये तीन प्रकार के बोनस इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देती है। कैश बोनस में क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी कैश डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। रिविजनरी बोनस में क्या होता है? रिविजनरी बोनस में क्या होता है? कंपनी जो पॉलिसी अमाउंट होता है उसमें उसकी पॉलिसी अमाउंट को बढ़ा देती है। जैसे पॉलिसी अमाउंट 5 लाख है तो उसको 6 लाख कर देगी, 1 लाख का बोनस मैच्योरिटी पे मिलता है वो पैसा। और तीसरे में क्या होता है? जो प्रीमियम चार्ज किया जाता है पॉलिसी होल्डर से, उसके उसके प्रीमियम को रिड्यूस कर देती है। तो इस तीन प्रकार से कंपनी जो है बोनस देती है अपने पॉलिसी होल्डर्स को। तो आंसर होगा 3 टाइप्स। Number 45, installment of principal amount of long-term loan payable within next 12 months is shown under balance sheet of a company under heading। इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है। आपने इंस्टॉलमेंट लॉन्ग टर्म लोन के लिए लिया है, लॉन्ग टर्म लोन के लिए इंस्टॉलमेंट है। अब है तो ये लायबिलिटी, असेट तो है नहीं, तो नॉन करंट एसेट तो होगा नहीं इसका आंसर। या तो होगा करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी। चूंकि 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है तो ये करंट लायबिलिटी में आएगा, डी। 46. Which of the following is not a condition of buyback of securities? देखिए, सिक्योरिटीज यानी शेयर्स को बायबैक करने की कंडीशन है, एक तो फुल्ली पेड अप होनी चाहिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा ऑथराइज होना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना होगा। जैसे आपने रेजोल्यूशन पास किया 1 साल के अंदर अंदर आपको बायबैक कंप्लीट करना होगा। तो ये इसकी कुछ कंडीशन है। ए पॉइंट बोल रहा है, बी सी डी तो समझ में आ गया। ए पॉइंट जो बोल रहा है कि पार्टली पेड सिक्योरिटीज को भी बायबैक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, फुल्ली पेड होना जरूरी होता है। तो ए इज द राइट आंसर, ए कंडीशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, a banking company is required to maintain certain percentage of provision on unsecured portion of doubtful advances। एडवांसेस है वो भी डाउटफुल है और अनसिक्योर्ड है। देखिए, अनसिक्योर्ड पहले हमने सेम क्वेश्चन किया था, उसमें अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड बोला नहीं था, तो हमने सिक्योर्ड मानते हुए बताया था कितना प्रोविजन बनेगा। यहाँ पर अनसिक्योर्ड पोर्शन है, अनसिक्योर्ड पोर्शन डाउटफुल कैटेगरी में आता है तो 100% प्रोविजन बनता है। 48. Which of the following is a correct?
कौन सा करेक्ट आपको बताना है? पहला पॉइंट, डिवेंचर कैरीज ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड नहीं देते हैं, डिवेंचर इंटरेस्ट देते हैं, तो गलत हो गया। बी पॉइंट, एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में इशू इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नहीं। अनमार्क्ड एप्लीकेशन आर दोज एप्लीकेशन दैट बियर द स्टाम्प ऑफ द अंडरराइटर, नहीं, अनमार्क्ड वो होती है जिसमें स्टाम्प नहीं लगा होता है। तीनों गलत हो गए। डी देखते हैं, एक्सेप्ट एज प्रोविजन इन सेक्शन 54 कंपनी शैल नॉट इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट, ये सही है। एक कंपनी जो है शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, हालांकि इसके एक्सेप्शन दिए गए हैं 54 में, जहां पर शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। 49, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज क्रेडिटेड टू। देखिए, आप जब शेयर्स को फॉरफिट करते हैं और उसको री इश्यू करते हैं, तो जो वो प्रॉफिट है फॉरफीचर अकाउंट में, उसका क्या करते हैं, उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। In the balance sheet prepared under Schedule 3 of the Companies Act 2013, share application money pending allotment shall be shown. बच्चों, अगर आपको ध्यान हो, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें एक अलग से हेडिंग है जिसमें आपको दिखाना होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। किसी के साथ नहीं आता, अलग से आता है, ये अलग हेडिंग है। डी इज द राइट आंसर। इन केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर डायरेक्ट मेथड, डिक्रीज इन करंट एसेट करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है, करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐड होगा कि लेस होगा? देखिए, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होने से पैसा आता है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल बढ़ती है, और वर्किंग कैपिटल बढ़ने से पैसा जाता है। ध्यान दीजिए क्या है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज। करंट लायबिलिटी कब डिक्रीज होगी? जब उनका पेमेंट कर देंगे। तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है, और वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होने से पैसा जाता है, तो इसको हम लेस कर देंगे। ठीक है, डिडक्ट। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। (52) फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन हैज रिकमेंडेड। बच्चों, अगर आपको ध्यान हो, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंटिंग में हमने इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में पढ़ा होगा आप लोगों ने, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड दिए हुए हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और ऑप्टिमाइज डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं ओडीआरसी मेथड। ओडीआरसी, ये हमने दो मेथड पढ़े हैं, और डब्ल्यूडीवी मेथड का वहां जिक्र नहीं है, केवल दो ही मेथड बताए गए हैं। तो आंसर होगा ए और बी, यानी डी। ए और बी दोनों सही है, तो डी आंसर हो जाएगा इस केस में। 53, in case of electricity company, while calculating depreciation for the purpose of tariff as per regulation 21, the salvage value of that asset shall be considered as। देखिए, जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की अकाउंटिंग डिस्कशन करते हैं, वहां पे दिया हुआ है कि जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो असेट की स्क्रैप वैल्यू आपको क्या लेते हुए चलनी है? 10%, 10% लेते हुए चलनी है। ये याद करने वाली बात है। 54, as per section 52 of the Companies Act 2013, security premium account cannot be used। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मैंने आपको बताया किस लिए यूज हो सकता है? बोनस शेयर इश्यू करने के लिए, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ शेयर्स को डिवेंचर को राइट ऑफ करने के लिए, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर को राइट ऑफ करने के लिए, बोनस शेयर इश्यू करने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, बायबैक के लिए, इनके लिए इश्यू हो सकता है। तो किसके लिए नहीं हो सकता? क्या हम डिविडेंड दे सकते हैं? नहीं। बोनस शेयर दे सकते हैं, बिल्कुल। डिविडेंड नहीं दे सकते, तो डिविडेंड इज द राइट आंसर, कैन नॉट बी यूज्ड। डिविडेंड के लिए यूज नहीं हो सकता। 55, एट प्रेजेंट कंपनी कैन इश्यू प्रेफरेंस शेयर व्हिच आर। कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकती है, रिडीमेबल होनी चाहिए, और उसका टाइम पीरियड भी है 20 इयर्स। बी, 20 इयर्स के एक्सपायरी वाले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए जा सकते हैं मैक्सिमम। 56, in case of purchase of asset under installment payment system, installment due after 12 months from the reporting date are shown as। बच्चों, जो इंस्टॉलमेंट देनी वो हमारी लायबिलिटी है, तो असेट पे तो आएगा नहीं, लायबिलिटी है, या तो करंट लायबिलिटी होगा या
नॉन करंट लायबिलिटी। अब चूंकि 12 महीने से ज्यादा का है टाइम पीरियड है, तो नॉन करंट लायबिलिटी में ये कवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। 57 बोनस पेड एट द एंड अलोंग विद द पॉलिसी अमाउंट द पॉलिसी होल्डर इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया 3 प्रकार के बोनस होते हैं, कैश बोनस, रिविजनरी बोनस और प्रीमियम का रिडक्शन वाला बोनस। तो रिविजनरी बोनस क्या होता है, जिसमें मैच्योरिटी की जो अमाउंट है उसको बढ़ा दी जाती है, यानी मैच्योरिटी के साथ में जो पॉलिसी अमाउंट है उसके साथ बोनस दे दिया जाता है, तो इसको रिविजनरी बोनस बोला जाता है। बी इज द राइट आंसर। इन रिलेशन टू एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अकाउंटिंग में हमने पढ़ा है, जब हम कस्टमर से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं तो कितना डिपॉजिट लेते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है कि लोड क्या है, किस लोड पे उसकी बिजली जा रही है, इनटू लोड फैक्टर ऑफ द कैटेगरी इन विच द कस्टमर फॉल्स, इनटू कर देते हैं कि वो किस कैटेगरी में फॉल होता है, इनटू करंट टैरिफ, उसका रेट क्या है, बिजली का रेट क्या है, इनटू करते हैं बिलिंग साइकिल प्लस 45 डेज, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो बिलिंग साइकिल होता है उससे 45 दिन जोड़ के जो डेज आते हैं, बिलिंग साइकिल जैसे 1 महीने का बिल दिया जाता है, 2 महीने का बिल दिया जाता है, उसमें 45 दिन जोड़कर फिर जो डेज आते हैं उतने डेज से उसको मल्टीप्लाई करके सिक्योरिटी डिपॉजिट निकाला जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी जनरल लेजर डज नॉट कंटेन, जनरल लेजर में सारे अकाउंट्स आते हैं, काउंटर अकाउंट्स तो पर्सनल लेजर आता है, असेट अकाउंट भी आता है, काउंटर अकाउंट भी आता है, लेकिन रेवेन्यू अकाउंट जो है वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। तो डी इज द राइट आंसर। मतलब ये रेवेन्यू अकाउंट जनरल लेजर का पार्ट नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये टोटल 59 क्वेश्चन थे, बिट क्वेश्चन हमने किए। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये बिट क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे एंड होप फॉर द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।